अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं JKNCP के प्रेसिडेंट कमल गुप्ता जी। आज हम इनसे खास बातचीत करते हैं और हम इनसे जानते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर के अभी के जो हालात हैं, इन पर इनका क्या स्टैंड है और ये क्या स्टैंड लेते हैं उन पे, और हम जानेंगे जो NCP है इनके मिशन विजन के बारे में यूथ के लिए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दफ़ा 370 हटाई गई, हमारे यूथ के साथ कमिटमेंट की गई कि आपको रोज़गार मिलेगा, आपके लिए हर एक चीज़ फर्दर डेवलपमेंट के लिहाज से देखी जाएगी। पर 1 साल कंप्लीट हो गया है, हमें कहीं पे ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। जो भी हमें नज़र आया वो बुरा हाल ही नज़र आया। इस पे आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो बड़े सपने दिखाए गए। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जम्मू आके उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद इतनी डेवलपमेंट होगी, बाहर से इतने इन्वेस्टर आएंगे और यूथ को मिलेंगे, चांस मिलेंगे, यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी। लेकिन निराशा ही हाथ में लग रही है। यूथ खासकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आज 1 साल होने वाला है लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट ही है, सपने ही सपने हैं। यूटी में एक ऑर्डर निकलता है, 1 हफ्ते का वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। यूथ इतना परेशान है। अभी ये डोमिसाइल का इशू हमारी स्टेट में चल रहा है। हमारा उस पर यह कहना है कि अब जो पोस्टें निकलेंगी उसमें हमारे स्टेट के यूथ को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज ये किश्तवाड़ का बच्चा दिल्ली के बच्चे साथ कैसे compete करेगा। एजुकेशनली हम लोग बहुत बैकवर्ड हैं और हमें स्टेट देश के साथ मिलने के लिए अभी और बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमारा ये कहना है कि स्टेट सब्जेक्ट को एज इट इज़ रखा जाए और जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है उनका डोमिसाइल बनाया जाए, और जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है उनके लिए परसेंटेज फिक्स की जाए कि 80% जो जॉब है उस स्टेट सब्जेक्ट वालों को मिलेंगे, बाकी जो 20% है वो कंपटीशन में चल जाएंगे। यही अगर फार्मूला अपनाएंगे तो तभी स्टेट के बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ जितने भी हमारे स्टेट के बच्चे हैं वो क्लर्क और चपरासी ही बनेंगे। जो बड़ी पोस्ट है उसमें बाहर के स्टूडेंट आएंगे, कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड हैं, तो वो compete करके वो पोस्टें ले जाएंगे। हमारे बच्चे तमाशा देखते रहेंगे, वो compete नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं फौज में भर्ती होंगे या क्लर्क बनेंगे। अच्छी पोस्ट में स्टेट के बच्चों के लिए आगे कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। सर, जैसे ये GAD स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, इनका मसला चल रहा है कि इन्होंने 2016 में फॉर्म फिल किए थे, इनको 5 साल हो गए हैं, अब इनकी एग्ज़ाम देने की बारी है, ये इनका हक है। तो अब हमारे दोबारा से रिक्रूटमेंट कर दी गई है पॉलिसीज़ में कि ये दोबारा से मतलब नए फॉर्म्स भरे जाएंगे, तो ये उनके लिए कहाँ तक जस्टिफाई है? मैं यही तो कह रहा हूँ, यूथ के साथ ये गवर्नमेंट मजाक कर रही है। एक दिन ऑर्डर निकालती है, 10 दिन के बाद कैंसिल दी। 2015 के बच्चे ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें कल जॉब मिलेगा, 6 महीने के बाद जॉब मिलेगा, लेकिन आज 3-4 साल होने के बाद भी वो बेचारे तैयारी करके बैठे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, कब इंटरव्यू आएगा, कब हम इंटरव्यू देंगे, और अब जब टाइम आया तो वो कैंसिल कर दिया गया। अब डोमिसाइल वाले भी अप्लाई करेंगे और उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 10% भी बच्चे उसमें लग पाए, और वो एवरेज हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो जिन्होंने अप्लाई किएगा वो 36-37 साल के, अब तो वो एवरेज हो गए, उनका तो फ्यूचर ख़त्म हो गया, ना उनको जॉब है ना उनका बिजनेस है, वो क्या करेंगे। गवर्नमेंट को इस लेवल पे सोचना चाहिए, कम से कम जो बच्चे एवरेज हो रहे हैं उसके लिए जल्दी स्टेप लेना चाहिए और उनको पुराने पैटर्न पे ही उनका इंटरव्यू हो ताकि वो बच्चे एडजस्ट हो जाए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो NCP पार्टी है ये आने वाले इलेक्शंस में अपनी सीट्स के लिए फ़ाइट करेगी या किसी और पार्टी के साथ मिलके इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, हमारी स्टेट बॉडी ने ये फैसला किया है और सेंटर का भी यही इंस्ट्रक्शंस है कि हम स्टेट में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी एक सेकुलर पार्टी है, नेशनल पार्टी है, ग्राउंड लेवल पे हम हर जगह काम कर रहे हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तो हमारा सबसे पहले ये कहना है कि इसकी डिलिमिटेशन जो होनी है वो हो जाए, उसका हम इंतज़ार करें। उसके बाद हम वॉर फुटिंग में काम हम करना शुरू हो जाएंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए हमारे कार्यकर्ता जो सभी मैदान में आएंगे, उनके लिए फ़ाइट करेंगे और हम सेकुलर माइंडेड लोगों को इलेक्शन में खड़ा करेंगे, अच्छे एजुकेटेड लोगों को इलेक्शन में खड़ा करेंगे, जिनको समाज और सोसाइटी के लिए जिनके दिल में दर्द हो और वो उनका काम करें।
जी सर, चलिए मान लेते हैं एनसीपी जीत जाती है, वह सत्ता में आ जाती है, तो उसका क्या मिशन विजन रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, ये बैकबोन देश की यूथ है। अगर कोई भी कंट्री डिपेंड करती है यूथ पे, यूथ अगर खुश है तो देश खुशहाल है, देश आगे बढ़ सकता है। अगर यूथ परेशान जिस कंट्री का, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। हमारा मेन जो फिक्स फोकस होगा वह यूथ पे होगा। यूथ को एडजस्ट करना है, यूथ को जॉब दिलाने हैं, यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स लगी हैं उनको बताना, उनको अवेयर करना है और उनको वहाँ पे एडजस्ट करना है। सर, ये जो एसआरओ 202 को अमेंडमेंट की बात ले ले, जीडीए एस्पिरेंट्स की बात ले ले, रहबर एक खेल के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, उनकी सैलरी सिर्फ एक 3,000 रुपये है, और हमारे डेली वेजर्स जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमने आगे भी इसके लिए बड़ा गवर्नमेंट को कहा है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये सपने दिखाने बंद करो, ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करो। कितनी देर से डिमांड है, जो ये डेली वेजर हैं वो काम कर रहे हैं, और काम करते करते वो रिटायरमेंट भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारे वही 3,000-4,000 पे काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन ये बात क्यों नहीं सोचती, उनकी फैमिली भी है और ये लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं रेगुलर कंप्लाइंस से। तो इनका इमीडिएट कोई डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो सभी पार्टीज मिलकर इसके लिए फाइट करेंगे। एनसीपी की पूरी सपोर्ट है उनके साथ और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जी सर, अभी जितनी भी सरकार, जितने भी मतलब देखा जाए, सबका यही मानना है जो बीजेपी हमारी रूलिंग पार्टी है उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, इससे आप क्या स्टैंड लेते हैं? ये तो सच्ची बात है। यहाँ दिल्ली वाले आते हैं, बड़े सपने दिखा के चले जाते हैं और दिल्ली में जाके जे.एंड.के को भूल जाते हैं। छोटी स्टेट है हमारी, और जो हमारे स्टेट के लीडर हैं उनका ना कोई विजन है, ना उनकी कोई सोच है, ना वो पब्लिक में जाते हैं, और ना ही, मैं तो कहता हूँ ये लोग ही ठीक ढंग से स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े लीडर के सामने ये रख ही नहीं पाते हैं। ये गवर्नमेंट में भी रहे, गवर्नमेंट में महबूबा के साथ रहने के बाद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर का क्या काम किया, कोई भला नहीं किया। ये बिल्कुल मैं सोचता हूँ इनको तो पब्लिक के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, 6 साल के बाद भी पब्लिक से नहीं जुड़ी है। ग्राउंड प्रॉब्लम्स इनको पता ही नहीं है और ना ही ये प्रॉब्लम लेके दिल्ली वालों के आगे जाते हैं। तो जहाँ हम खड़े थे, स्टेट के लोग, स्टेट के बच्चे, स्टेट के किसान, अभी हमारी यूथ की टीम, ये ऋषि जी के लीडरशिप में इन्होंने बॉर्डर का दौरा किया, वहाँ जाके देखा 6 साल हो गए हैं, आश्वासन देते हम बैंकर बना रहे हैं, हम बैंकर बना रहे हैं, इतना करोड़ रुपया आ गया है, सबके लिए बैंकर बनेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। और बॉर्डर के लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान, उनको पता ही नहीं है कब बम्बारीमेंट हो जाएगी और हमारे बच्चों का क्या बनेगा। इतनी पैनिक है उनमें, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसानों को प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही, उनको बीज तक नहीं मिल रहे, किसान इस वक्त इतना परेशान है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारी एसोसिएशन, हमारी जो पार्टी है, उसमें भी एक जिम्मेवारी ऐड होती है कि हम लोगों के मसलों को उठाएं और आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रॉपर मीटिंग करके इस पर हम एक ऐलान करने जा रहे हैं कि ये हम मुद्दे लेके गवर्नमेंट के सामने जा रहे हैं। जब तक वो हल नहीं होंगे, हमारी पार्टी उसके लिए फाइट करेगी। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, ये जो बाइकआउट चाइना चल रहा है, इसको लेके क्या ये जो सिर्फ चाइना के ऐप्स बंद कर दिए, चाइना का सामान लेना बंद कर दिया, बस ये सफिशिएंट है, मतलब चाइना को सबक सिखाने के लिए? देखिए, बात ये है कि बाइकआउट तो होना चाहिए, लेकिन बाइकआउट के साथ साथ क्या वो चीज़ें हमारे पास हैं, क्या हमारा देश उसके लिए चलता, क्या हमारी तैयारी है? ये मेक इन इंडिया एक नारा ही है, क्या ग्राउंड रियलिटी में कोई है? जब यूँ तो हम कहते हैं कि हमने 47 में सुई नहीं बनाते थे, तो आज हमारी कंट्री बहुत कुछ बना रही है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी चाइना से आ रही हैं। ये क्यों हुआ? हमारे जैसे गांधी जी ने कहा था लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की नालायकी रही, उनका विजन कम था, उन्हें लघु उद्योग को बंद करके चाइना जैसे देश को थोप दिया अपने देश के लिए। चाइना की चीज़ें बंद करने के लिए हमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जो घरेलू चीज़ें हमारी बनती हैं उनको लागू होना चाहिए, लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। चाइना का बाइकआउट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें गवर्नमेंट को तैयार होना चाहिए, पब्लिक को भी तैयार होना चाहिए। जी शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जेके एनसीपी के प्रेसिडेंट कमल गुप्ता जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार आती है तो ये जो हमारी बैकबोन है, यानी हमारा यूथ, उनको लेकर आगे चलेंगे, और ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ लागू करेंगे। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।